हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। और मैं आपके सामने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक नया टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं। और वो टॉपिक है आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट की वजह से नया सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नए टाइप के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेल में आते हैं। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है उसको सबसे पहले सजेस्ट करने वाला साइंटिस्ट था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा ही इसके बारे में सबसे पहले बताया गया था। क्या बताया था उन्होंने कि डीएनए जो होता है ना वो अपना डुप्लीकेट तैयार करता है। ये हमको पता है कि ये डुप्लीकेशन 100% नहीं होता, लेकिन बस एज ए डुप्लीकेट तैयार करता। मतलब एक डीएनए जो होता है ना, कहने का मतलब एक मदर डीएनए जो होती है वो डाउटर डीएनए का फॉर्मेशन करती है, डाउटर डीएनए का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो मदर डीएनए डाउटर डीएनए का फॉर्मेशन करती है तो वो ऑलमोस्ट लगभग अपने ही जैसे डीएनए का फॉर्मेशन करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। उसी को बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, इसी को हम लोग बोलते हैं। आपको याद होगा सेंट्रल डॉगमा का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये बताया गया था ना कि डीएनए जो होता है वो अपने ही कॉपी तैयार करता है। अब देखिए क्या कहता है कि दे प्रोवाइड कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। देखो, रेप्लिकेशन जो होता है ना वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या होता है? सेमी मतलब होता है हाफ, कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है? अपने आप को कंजर्व करना, अपनी स्थिति को बनाए हुए रखना। मतलब वो आधा जो होता है ना उसकी प्रॉपर्टी, हाफ प्रॉपर्टी को वो अपने अंदर क्या रखता है? कंसिस्ट करके रखता है। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। जैसे जैसे आप पेरेंट डीएनए को देखोगे ना तो नया डीएनए जो बनेगा वो नया डीएनए में आप देखिएगा पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड आपको मिलेगा। एक स्ट्रैंड हमेशा ओल्ड स्ट्रैंड होता है इसका, और एक स्ट्रैंड जो होता है ना वो हमेशा न्यू स्ट्रैंड होता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे इस चीज़ पर कि हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और साथ में जो नया स्ट्रैंड बनता है उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज आती है कि नहीं आती है, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो सेमी कंजर्वेटिव करने का मतलब एवरी डीएनए हैज़ वन ऑफ द स्ट्रैंड मस्ट बी ओल्ड टाइप। हर डीएनए का, कोई भी डीएनए हम लोग लेंगे ना तो जो एक स्ट्रैंड उसका होगा ना ये उसके पेरेंट से आ रहा है, जबकि ये जो है वो क्या है? न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। और इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देख लेंगे, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया था मेसेल्सन और स्टाल के द्वारा। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेलिक्स, मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में, डुप्लीकेशन होता है तो क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डबल हेलिक्स स्ट्रैंड सेपरेटेड। जो डबल हेलिक्स मेरा है ना इस टाइप का, ये क्या हो जाता है? ये सेपरेट हो जाता है इस तरह से, ऐसे सेपरेट हो जाएगा, सेपरेशन होगा, स्ट्रैंड का सेपरेशन होगा। ओके, सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड सेपरेट हुआ, देखिए ये स्ट्रैंड जो है अनबाइंड नहीं है लेकिन ये अनबाइंड कर गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये मेरा हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, है ना। जो ओल्ड स्ट्रैंड है ना उसी को हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और क्या है? कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म्ड ऑन ईच टेम्पलेट। कंप्लीमेंट्री कहाँ बनेगा? इस जगह पे बनेगा, इसके जस्ट बगल में बनेगा कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जो भी नया डीएनए होगा ना वो उसके ओल्ड स्ट्रैंड के जस्ट इन फ्रंट ऑफ में बनता है, वही है कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म्ड ऑन ईच टेम्पलेट स्ट्रैंड। आगे कहता है 10 न्यू फॉर्म्ड डीएनए हैज एन ओल्ड स्ट्रैंड। हर डीएनए में क्या मिलेगा आपको? एक ओल्ड स्ट्रैंड मिलेगा और एक क्या मिलेगा? न्यू स्ट्रैंड मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। अब इसी सेमी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पे हम लोग आ गए। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए, इसको सबसे पहले किसने दिया था? मेसेल्सन और स्टाल ने। इसको समझने के पहले हम लोग जरा ये समझ ले, देखिए टेक्निक क्या यूज़ किया गया था इनके द्वारा। देखिए टेक्निक क्या यूज़ किया गया था, तो टेक्निक यूज किया गया था सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट इन सॉल्यूशन ऑफ CaCl। सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करवाया था। ओके, और क्या यूज़ किया था उन्होंने? इस्चेरिचिया कोलाई।
किसके लिए? ग्रोन ऑफ मीडियम। उन्होंने क्या किया था ना, सबसे पहले असल में अगर हम लोग इसका टेक्निक देखें तो उन्होंने क्या किया कि कंजर्वेटिव नेचर, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को समझने के लिए एस्चेरिचिया कोलाई को उन्होंने अमोनियम क्लोराइड के कल्चरल मीडियम में क्या किया, उसको ग्रोथ करवाया। देखिए इस अमोनियम क्लोराइड में ये जो आप N15 देख रहे हो ना, ये क्या है? हैवी नाइट्रोजन है। ये क्या है? हैवी नाइट्रोजन है। कॉमन नाइट्रोजन जो होता है उसका क्या होता है? N14 होता है। नॉर्मल नाइट्रोजन N14 होता है। उन्होंने हैवी नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ये काम करवाया अप टू मेनी जनरेशन ओवर जनरेशन उन्होंने ऐसा कुछ करवाया। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने पाया क्या कि नाउ, अच्छा जब ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर जो डीएनए था ना, उस डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पेयर जो था ना, उस हर नाइट्रोजन बेस पेयर का जो पार्ट था वो कितना क्या हो गया? वो N15 का हो गया। अब उन्होंने क्या किया, नाउ अगेन दीज मोडिफाइड बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया को उन्होंने NH4Cl में जनरेशन ओवर जनरेशन कल्चर करवाया था, उस मोडिफाइड बैक्टीरिया को उन्होंने ट्रांसफर किया नॉर्मल NH4 सॉल्यूशन में। ये क्या था? नॉर्मल NH4 सॉल्यूशन में उन्होंने इसको ट्रांसफर किया। तो नाउ बोथ ऑफ देम ऑब्जर्व्ड, अब मेसेल्सन और स्टाल जो थे ना, वही दोनों, उन्होंने क्या किया, इसको CHCl के सॉल्यूशन में डेंसिटी ग्रेडियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक किया। अब चेक करने के बाद उनको कुछ रिजल्ट आया। देखिए उसी रिजल्ट को हम लोग देख रहे हैं। देखिए यही है ये। देखिए ये आप जो देख रहे हो ये क्या है भाई? तो N14 टाइप है। ये क्या है? N14 टाइप है। ओके, नहीं मैं पहले इसको N15 टाइप कर देता हूँ क्योंकि ये मॉडिफाइड वाला था मेरा। N15 टाइप है। अब इस N15 टाइप के बैक्टीरिया को, जिसका कि देखिए डेंसिटी ग्रेडियंट जो था वो क्या था? सबसे नीचे आ रहा था। देखिए N15 टाइप सबसे नीचे, बॉटम में मतलब हैवी डीएनए था ये, है ना? तो सबसे नीचे आ रहा था CHCl सॉल्यूशन में जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया था। ओके, अब चूंकि बैक्टीरिया का जो अगला साइकिल होता है वो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, तो 20 मिनट में उन्होंने क्या पाया? देखिए 20 मिनट में उन्होंने क्या पाया कि एक जो मतलब जो नेक्स्ट जो मेरा आ रहा था वो, देखिए जब नॉर्मल कंडीशन में लाए, इसको हमने क्या किया? नॉर्मल कंडीशन में, ये तो मेरा ऑब्टेंड कर गया था N15 वाला ना, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन में हम लाए तो क्या पाया गया ये मेसेल्सन और स्टाल के द्वारा कि उसके बाद जब उसका CHCl में डेंसिटी ग्रेडियंट निकाला गया तो वो कहाँ था? देखिए हैवी से जस्ट एबव था। इसका मतलब क्या? ये मिक्स टाइप था। मिक्स टाइप करने का मतलब क्या कि इसका एक जो पार्ट था वो क्या था? एक जो पार्ट था वो क्या था? N14 टाइप का, और एक पार्ट था क्या? N15 टाइप का। वही है। तो देखिए यहाँ पे N14 N15 मतलब मिक्स टाइप आ गया। फिर उन्होंने अगले 40 मिनट में, मतलब नेक्स्ट मिनट में, तो जब उन्होंने देखा तब क्या पाया कि इनके पास देखिए कौन सा स्ट्रैंड मिला। एक मिला N14 टाइप, एक मिला N14 और N15 टाइप। तो देख रहे हैं दो स्ट्रैंड हमारा जो है वो क्या है? N14 N15 टाइप, और दो स्ट्रैंड N14 टाइप। इस तरह से जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया तो क्या पता चला कि देखिए N14 टाइप और 15 टाइप जो था उसका मिडिल पोजीशन पे है, और N14 टाइप क्या है? सबसे ऊपर है। मतलब तीन अलग अलग लोकेशन में देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट मिल रहा है। एक मिला N15 टाइप जो बॉटम में, N14 15 टाइप जो मिक्स टाइप या फिर हाइब्रिड टाइप भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ये हमको मिला बीच में। और एक जो मिला वो लाइटर था। ये क्या था? लाइटर था, जो नॉर्मल था आपका, तो ये सबसे अबव में मिला। तो इस तरह से पता चला कि जनरेशन ओवर जनरेशन क्या होता है कि न्यू स्ट्रैंड जो डीएनए का बनता है ना, उसमें एक स्ट्रैंड जो होता है वो ओल्ड स्ट्रैंड होता है, और नया स्ट्रैंड जो बनता है वो वो अलग टाइप का होता है। कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होता है वो अलग टाइप का होता है। तो इस तरह से मेसेल्सन और स्टाल के द्वारा ये वेरिफिकेशन किया गया कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए जो कॉन्सेप्ट था किसका? वाटसन एंड क्रिक का, वो कॉन्सेप्ट एकदम सही था। अब हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का। देखिए मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो होता है उसका स्टेप्स क्या क्या है? देखिए बेसिकली 4 स्टेप्स में हमने उसको बांटा है। एक होता है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम्स वगैरह इनिशिएट करता है। दूसरा क्या होता है? अनविंडिंग ऑफ हेलिक्स, इसमें भी एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड, इसमें भी आप देखोगे आरएनए प्राइमर आ जाएगा। और फिर क्या होगा? वो स्ट्रैंड इलोंगेट करेगा, इलोंगेशन हो जाएगा। इलोंगेशन होने के बाद आपको क्या होगा? एक नया स्ट्रैंड, एक नया डीएनए आपको तैयार हो जाएगा। ओके,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिस्टम को। अब देखिए सबसे पहले इसमें स्टेप्स आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। अब देखो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डीएनए के रेप्लिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो क्या होता है, वो सर्कुलर डीएनए होता है ना। तो सर्कुलर डीएनए होता है, तो इसमें जब रेप्लिकेशन शुरू होगा ना तो आप देखिएगा डीएनए में कुछ यहाँ इस टाइप से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करता है, मतलब नया स्ट्रैंड डेवलप करता है, तब जाकर के ये फिर क्या होता है, ये 2 डीएनए में ऐसे कन्वर्ट कर जाता है। तो इस देख रहे हो ये क्या है, लगभग थीटा के जैसा मॉडल है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं थीटा मॉडल ऑफ डीएनए। ये थीटा मॉडल डीएनए जो होता है वो किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में आप देखिएगा तो डीएनए हमारा क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है। इसमें कैसा डीएनए था, इसमें था सर्कुलर डीएनए, और इसमें कैसा डीएनए है, इसमें है लीनियर डीएनए। तो लीनियर डीएनए जो होता है ना वो देखिएगा तो इस टाइप से हो जाएगा, मतलब क्या, ये बाइसेप्ड के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। देख रहे हो बाइसेप्ड स्ट्रक्चर है ना ये, तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये हुआ ना बाइसेप्ड ऐसे करके, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइसेप्ड रेप्लिकेशन फॉर टाइप। ये यूकैरियोटिक में होता है। थीटा मॉडल किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में, और बाइसेप्ड किस में होता है, यूकैरियोटिक में। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है डीएनए के रेप्लिकेशन में, हम लोग बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक का। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरी। ओरी का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का वो हिस्सा जहां पे रेप्लिकेशन होता है। देखो अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो रेप्लिकेशन का जनरली एक ही साइट होता है, लेकिन ये मैं आगे बताऊंगा। जबकि यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल होते हैं जहां पे रेप्लिकेशन संभव है, तो उसको जिस साइट पे रेप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं ओरी। और ये किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, ये इंडोन्यूक्लियस के द्वारा डिटरमाइन होता है। इंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट पे इंटरनली कट कर देता है, उसी के द्वारा डिटरमाइन होता है। ओके, आगे क्या, सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। चूंकि ये अगर प्रोकैरियोट्स में आप देखिएगा तो प्रोकैरियोट्स में ये कहाँ हो रहा है, प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन तो सीधे सीधे साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये कहाँ हो रहा है, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल में तो ये कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो रॉ मटेरियल्स का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। वही देखिए लिखा हुआ है, सिंथेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर डीएनए अकर इन न्यूक्लियस। ओके, और इट अकर्स ड्यूरिंग एस फेज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है, तो एस फेज में होता है, इंटरफेज में, है ना। इंटरफेज का जो सेल साइकिल है उसी के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना। तो वही है, प्रोकैरियोट में कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोट्स में ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कहा गया है ओनली वन रेप्लिकेशन साइट। अभी जो मैंने बात किया ओनली वन रेप्लिकेशन साइट इन प्रोकैरियोट, बट इन यूकैरियोट्स लार्ज नंबर ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स आर अवेलेबल। और इसके जो बेसिक एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, सबसे मेन एंजाइम माना जाता है इसको। प्राइमेज हो गया आपका, हेलिकेज हो गया, टोपोआइसोमरेज हो गया जिसको हम लोग डीएनए गाइडेज भी बोलते हैं, और एक प्रोटीन अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है, सबका काम हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे एक समराइज कर दिया है कि ये सब मेन एंजाइम अवेलेबल होता है डीएनए के रेप्लिकेशन में। डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज या डीएनए गाइडेज भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। एसएसबीपी जिसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब सबका फंक्शन के साथ हम लोग देखेंगे। अब देखिए क्या क्या होता है, प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पहला प्रोसेस मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलिकेज एक्ट ऑन ओरी। ओरी जो बना ना इंडोन्यूक्लियस की वजह से, तो ओरी पे हेलिकेज एक्ट करता है और स्टार्ट अनजिपिंग द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम बाइसेप्ट रेप्लिकेशन फॉर्क। देख रहे हैं ये एक डीएनए है, इस डीएनए में देखिए हेलिकेज लगा है। हेलिकेज का काम क्या है, ये अनजिपिंग करता है। डीएनए जो डबल स्ट्रैंड है ना उसको खोलता है, बीच से खोल देता है इसको। तो जब बीच से वो खोल देगा उसको, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि डीएनए आप देख रहे हैं बाइसेप्ड हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए जो है वो बाइसेप्ड हो गया है, डीएनए इन्वर्टेड बाइसेप्ड है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क।
ओके, तो हेलिकेज का फंक्शन आप समझ रहे होंगे कि ये क्या करता है, डीएनए का जो ये होता है ना स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, उसको खोलने का काम करता है, उसको अनजिप करने का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है, अब मैंने बताया है कि एसएसबीपी का देखिए काम आ गया है। एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और टोपो आइसोमरेज, जिसको हम लोग डीएनए गाइडेज भी बोलते हैं, ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होकर के क्या करता है, परफॉर्म इट्स फंक्शन। क्या फंक्शन है भाई, तो एसएसबीपी जो होता है बाइंड विथ सिंगल स्ट्रैंड, मतलब टेम्पलेट। देखिए ये मैंने यहाँ पे फिगर में दिखलाया है आपको कि देखिए ये जो प्रोटीन आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना, ये सिंगल स्ट्रैंड जो बना, ये सिंगल स्ट्रैंड ऐसे तो स्टेबलाइज करेगा नहीं, तो एसएसबीपी जो होता है इसको क्या करता है, इस सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करता है। डीएनए का जो फॉर्क ओपन होता है ना, उस ओपन फॉर्क को ये स्टेबलाइज करने का काम करता है, वही है। और इसी स्ट्रैंड को हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं, आपको याद होगा, मैंने बताया है बार बार इसको। अब देखिए टोपो आइसोमरेज का क्या काम है भाई, जिसको हम लोग डीएनए गाइडेज बोलते हैं, ये क्या करता है, रिलीज टेंशन। देखिए जब ये हिस्सा डीएनए का खुल जाएगा तो इस हिस्से में टेंशन क्रिएट हो जाएगा ना, तो इस टेंशन को, अगर ये टेंशन रहा तो डीएनए क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो इस टेंशन को वो क्या करता है, रिलीज करता है ना। डीएनए गाइडेज का काम क्या है, या टोपो आइसोमरेज का क्या है कि ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पे है, उसके जस्ट एबव में जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, या फिर इसके नीचे भी हो सकता है, तो उस रीजन के टेंशन को ये क्या करता है, ये उसको रिलीज करता है, उस टेंशन को ये रिलीज करता है, यही इसका मेन पर्पस है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, क्या काम है भाई, अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर जो है वो एक्चुअली में डीएनए प्राइमेज के द्वारा फॉर्मेशन होता है इसका आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जो आप देख रहे हो ना, ये एक स्मॉल आरएनए होता है। ये क्या होता है, स्मॉल आरएनए होता है ये, ठीक ना। तो आरएनए प्राइमर जो आप देख रहे हो, इसका पर्पस क्या है, देखिए एक्चुअली में आरएनए प्राइमर जो होता है ना, वो डीएनए के रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, यही मेन पर्पस है इसका। देखिए मैंने आगे लिखा है, आरएनए प्राइमर इज अ स्मॉल पीस ऑफ आरएनए which initiate formation of new strand of DNA on template strand, है ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड मेरा ये है ना, उसी पे उसको ये करता है ना। आगे क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये डीएनए के 3 प्राइम से, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ना, उसके सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम से अटैच करता है। आपको याद होगा 3 प्राइम, है ना, जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब पेंटोज शुगर जो था, पेंटोज शुगर का जो था ना 3 प्राइम थर्ड कार्बन, उसी से अटैच करता है ना। तो वही है, उसी रीजन को पे अटैच करता है, 3 प्राइम से अटैच करता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसका। अब देखो मैंने नीचे इस चीज़ को समझाने का कोशिश किया है। देखिए ये हमारा डीएनए है ना, ये अनजिप हो गया है, किसकी वजह से, हेलिकेज की वजह से। टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है, इसके ये जो अनजिपिंग का जो टेंशन है, उस टेंशन को ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब देखो ये जो मेरा नया स्ट्रैंड बना, ये जो नया स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे हमारा क्या हो रहा है भाई, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे नया डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड को अगर आप देखिएगा तो एक क्या है 3 प्राइम और एक क्या है 5 प्राइम, है ना। एक 3 प्राइम और एक 5 प्राइम है हमारा। अब ये 3 प्राइम जो है, मैंने अभी बताया कि आरएनए प्राइमेज जो होता है, ये आरएनए प्राइमर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 प्राइम पे अटैच करता है, देख रहे हो 3 प्राइम पे अटैच करता है। तो ये जो मेरा स्ट्रैंड है वो तो ऑलरेडी 3 प्राइम से स्टार्ट है, जबकि ये स्ट्रैंड तो मेरा क्या है 5 प्राइम है ना। अब देखो 3 प्राइम पे जब आरएनए अटैच करेगा, 3 प्राइम पे जब आरएनए का अटैचमेंट होगा तो आरएनए पॉलीमरेज एक्ट कर जाएगा उसके ऊपर, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे आएगा और ये इनिशिएट कर दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को जो यहाँ जो होगा ना, उस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू करेगा। ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, वो डीएनए में ट्राइफॉस्फेट के टर्म में होता है। मैं आगे बात करूँगा इस पर। खैर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात मैं समझाने जा रहा हूँ वो आप पहले समझ लो कि यहाँ पे देखो क्या होता है कि मेरा जो 3 प्राइम वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, उस पर देखिए नया जो सिंथेसिस हो रहा है ना डीएनए का, वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब वो इस तरह से कंटिन्यूअस चलता है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। ओके, और वहीं पे अगर हम लोग 5 प्राइम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड देख रहे हैं, उस स्ट्रैंड पे आप देखोगे
तो यहाँ पे तो 3 प्राइम फिक्स है नहीं ना, यहाँ पे 3 प्राइम कहीं तो फिक्स नहीं है। तो क्या होता है ना कि आपका जो आरएनए प्राइमर जो होता है ना वो अलग अलग लोकेशन पे अटैच होना शुरू हो जाता है। मतलब देखो यहाँ पे 3 प्राइम क्लियर है, लेकिन इस स्ट्रैंड पे तो 3 प्राइम कहीं क्लियर नहीं है। तो क्या होता है, आरएनए जो होता है, आरएनए प्राइमर जो होता है वो अलग अलग लोकेशन पे अटैच करता है, और जहां आरएनए प्राइमर अटैच करेगा वहीं पे किसको जाना है, डीएनए पॉलीमरेज को जाना है। तो देखिए इस जगह पे अगर हम लोग 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को देखें तो इसमें फिक्स पोजीशन है आरएनए प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज का इस लोकेशन से उस लोकेशन, मतलब इस लोकेशन से इस तरफ अपवर्ड के तरफ क्या करता है, ये नए डीएनए का सिंथेसिस करता है। मतलब ये कंटिन्यूअसली करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। ध्यान रखना इस बात को। वहीं पे अगर हम लोग डीएनए का 5 प्राइम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना उस पे ये काम डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज का कोई एक साइट नहीं है, नंबर ऑफ साइट है। सॉरी, आरएनए प्राइमर का नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल है ना। और जहां पे आरएनए प्राइमर है देखिए वहां पे क्या हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमर मिलकर के इस पे ये जो फॉर्मेशन करता है ना वो डिसकंटिन्यूअस करता है। आप देख रहे होंगे 5 प्राइम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक, अब देखिए जब हमारा इस लोकेशन पे जो डीएनए बनेगा वो तो आसान है भाई, इस लोकेशन पे जो डीएनए बना वो ऐसा बनेगा, जबकि इस लोकेशन पे जो डीएनए बना, देखिए ये मेरा स्ट्रैंड है, ये मेरा स्ट्रैंड है, तो एक बनेगा क्या ऐसे। देखिए इसमें जो नया डीएनए बन रहा था वो सीधे सीधे क्या, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, देखिए ये ओल्ड स्ट्रैंड है और ये मेरा न्यू स्ट्रैंड है, तो डीएनए का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है सीधे इस तरह से। जबकि इस स्ट्रैंड को अगर हम लोग देखते हैं, मतलब ये कौन सा था, 3 प्राइम था मेरा, ये मेरा 3 प्राइम था और यहाँ देखिए 5 प्राइम से बन रहा है, जबकि इस स्ट्रैंड को देखिएगा तो ये 5 प्राइम है। तो इसमें बनेगा क्या, इसमें जो फॉर्मेशन होगा न्यू डीएनए का वो कैसे बनेगा, ऐसे इस तरह से बनेगा ना। तो ये फॉर्मेशन क्या है, कंटिन्यूअस है, जबकि ये फॉर्मेशन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, इस तरह से फॉर्मेशन होता है इसका। ओके, अब देखिए, अब ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना न्यू डीएनए का, ये जुड़ेगा कैसे, तो यहाँ पे फिर एक एंजाइम आएगा, दैट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। क्या नाम है एंजाइम का, लाइगेज। ये ग्लू एंजाइम है एक्चुअली में। ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म जो स्ट्रैंड डीएनए का बना है ना उसको जोड़ने का काम करता है। ओके, ये तो आप समझ गए। अब अगला एक और इम्पॉर्टेंट बात समझिए, व्हाट इज कॉल्ड दिस फ्रैगमेंट्स। इस फ्रैगमेंट्स को एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम दिया गया है, और इस फ्रैगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्वेश्चन बन सकता है इससे कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स किस स्ट्रैंड पे बनता है, तो 5 प्राइम वाले पे बनता है। वहीं पे जो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है वो 3 प्राइम वाले पे बनता है। अब देखो ये हमेशा याद रखना कि डीएनए का जो नया स्ट्रैंड बनता है ना वो हमेशा क्या बन रहा है उसका, देखिए क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देख लो इधर भी बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इधर भी देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बन रहा है। नया स्ट्रैंड की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहे हैं। न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनेगा। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि डीएनए का कैसे रेप्लिकेशन चलता है। अब इसी चीज़ को देखिए आगे, देखिए बता रहे हैं। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज आ गया, मैंने अभी बताया था, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज आ गया, मैंने अभी बात किया था आरएनए प्राइमर का। आरएनए प्राइमर जो था वो 3 प्राइम पे अटैच होता था, जबकि डीएनए पॉलीमरेज किस पे अटैच होता है, 5 प्राइम पे। फिक्स है इसका, ओनली बाइंड विथ 5 प्राइम। ओके, और न्यूक्लियोटाइड जो पाया जाता है ना आपका न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियोटाइड देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बात किया था आपको कि ये क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। देख रहे हो, DATP, DGTP, DCTP, DTTP, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। और यहाँ पे एंजाइम लगता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेज, और ये इसको देखिए मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और साथ में रिलीज करता है 2-फॉस्फेट एंजाइम, 2-फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और देखिए एनर्जी भी रिलीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट। देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मेन पर्पस क्या है, ड्यूअल बिहेवियर है इसका, दो काम कर रहा है। एक तो ये डीएनए के लिए सबस्ट्रेट बना रहा है, देखिए ये सबस्ट्रेट है डीएनए का, और साथ में क्या कर रहा है, एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है ना ये एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, ये इतना आसान नहीं है। डीएनए का रेप्लिकेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट करता है। ओके, तो इस एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो भी इसी मॉलिक्यूल से आता है। हमको माइटोकॉन्ड्रिया का कोई जरूरत नहीं है डीएनए के रेप्लिकेशन में यहाँ पे। ओके, तो एनर्जी रिलीज्ड हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, वही मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने वो बात लिख दिया है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट्स एज ए सबस्ट्रेट के जैसा भी एक्ट करता है और एनर्जी सोर्स के जैसा भी एक्ट करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स वगैरह में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी कभी मेडिकल्स वगैरह में भी इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज का। देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग टाइप का होता है, उसी का मैंने थोड़ा सा डाटा आपको दे दिया है। एनसीईआरटी में भी इसका चर्चा किया गया है कि प्रोकैरियोट्स में ये 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं 1, 2, 3, मैंने रोमन वर्ड में इसको लिखा है, उसी तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है इसको। तो डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है ना इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका देखिए ये एक्चुअली में एक्सोन्यूक्लिएज टाइप का एक्ट करता है। एक्सोन्यूक्लिएज करने का मतलब क्या है, ये जो है डीएनए के फ्री एंड पे काम करेगा। तो फ्री एंड पे काम करेगा इसका मतलब क्या है, इसका दोनों डायरेक्शन होगा। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम भी जा सकता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में भी काम कर सकता है। ओके, वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड टाइप का, तो ये हमेशा देखिए 5 × 3 पे काम करता है। और देख रहे हैं ये मैंने लिख दिया है कि 50 बेस पेयर पर मिनट इसका मतलब ये है। एक्चुअली में डीएनए ये पॉलीमरेज सेकेंड टाइप जो है ना वो फर्स्ट और थर्ड टाइप दोनों का हेल्पर है, ये हेल्प करता है दोनों को, है ना। और इसका बेस पेयर का जो है ये जोड़ने का जो रेट है वो 50 बेस पेयर पर मिनट के लगभग में होता है। वहीं पे डीएनए पॉलीमरेज 3 सबसे एक्टिव एंजाइम माना जाता है इस केस में। वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, हाईली एक्टिव होता है। और इसका क्या है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये जोड़ सकता है। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ ये डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकता है। इसी को हम लोग रेप्लिकेज भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपको प्रोकैरियोटिक डीएनए का टाइप था, सॉरी प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज का टाइप था। वहीं पे यूकैरियोटिक में आप देखिएगा अलग अलग टाइप का है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन 5 टाइप का बेसिकली पाया जाता है यूकैरियोट्स में। इसका अपना पर्पस होता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया डीएनए पॉलीमरेज। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, मेसेल्सन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी हमने डील कर दिया। साथ में हमने देख लिया हाउ डज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन सेलुलर लेवल एट डिफरेंट रीजन। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, तो आपको ये सारे टॉपिक को रिवाइज करना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के हमको कमेंट कीजिए, और इसमें और भी क्या सुधार की जा सकती है उसको मुझे बताइए। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। और अच्छे ढंग से आप जो आने वाला एग्ज़ाम है नीट का एग्ज़ाम उसके लिए तैयारी कीजिए और टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है आपको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।